अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफनान। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में सही फ़ैसला करना चाहता है और सही और गलत फ़ैसला करने के दरमियान फ़र्क करने में जो चीज़ बुनियादी किरदार अदा करती है वो तालीम है। इसके साथ मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तरक्की का ताल्लुक भी डायरेक्टली तालीम से होता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान ने भी माज़ी में बहुत कोशिशें की अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सके, लेकिन हम वो तमाम इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं कर सके आज तक। अगर हम जर्मनी को देखें, जर्मनी एजुकेशनल इंडेक्स में दुनिया में पहले नंबर पर है और लिटरेसी रेट के लिहाज से वो दुनिया में 40वें नंबर पर है। जबकि इसके बरअक्स हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान एजुकेशन इंडेक्स में 150वें नंबर पर है और लिटरेसी रेट के लिहाज से 188 नंबर पर है। अगर तालीम हमें इस काबिल बना दे कि हम सही और गलत में फैसला कर सके, तो हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए और एक लार्ज पिक्चर में अपने मुल्क के लिए सही फैसला कर सकते हैं और गलत चीजों को हमारे मुल्क से, अपने आप से दूर रख सकते हैं। इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये कि हम वो तमाम इशूज एक्सप्लोर करें जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तालीमी निज़ाम के लिहाज से दूसरे ममालिक के तालीमी निज़ाम से पीछे रह गया है। सबसे पहले हम पाकिस्तान के एजुकेशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से इंस्पायर्ड है। जब भी बच्चा स्कूल जाने के काबिल होता है, जिसकी उम्र 3 से 5 साल होती है, हम उसे प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं, जिसमें वो 3 स्टेजेस से गुजरता है: प्ले ग्रुप, नर्सरी और किंडरगार्टन। या फर्स्ट क्लास में वो जब जाता है तो उस पीरियड से लेके अगले 5 साल जो कि 5th क्लास तक एंड होते हैं, उसको हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं। उसके बाद जब वो 6 से 8th क्लास के पीरियड के दौरान जब स्कूल में पढ़ता है, उस पीरियड को हम मिडिल स्कूल कहते हैं। और 9th-10th का पीरियड हाई स्कूल पीरियड कहलाता है, जिसके अंदर जिसकी एग्जामिनेशन वो हर सूबे के रीजनल बोर्ड्स लेते हैं, जिसको हम BISC भी कहते हैं, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इस दौरानिए में 9th में वो SSC1 सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लियर करता है और 10th में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2 वो क्लियर करता है। इसी के साथ 11th-12th का पीरियड सेकेंडरी हाई स्कूल कहलाता है, जिसमें इसका टेस्ट BISC ही लेती है और इसके अंदर उसे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 1 और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2 मिलता है, जिसे HSSC1 और HSSC2 भी कहते हैं। इसी के पैरेलल में 9th-10th के इक्विवेलेंट ऑर्डिनरी लेवल भी करवाया जाता है और 11th-12th के पैरेलल में एडवांस लेवल भी मौजूद है, जिसका सर्टिफिकेट जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन देती है, जो कि ब्रिटिश बोर्ड से इंस्पायर्ड है या वो उनके ज़रिए से हमें मिलता है। इसी तरह हमारे यहाँ पे टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, जो कि KPK, पंजाब और सिंध में टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से कुछ बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। वो सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं जो कि 9th-10th के इक्विवेलेंट होते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग करते हैं, जो कि आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फील्ड्स में किया जा सकता है और इस डिग्री के होते हुए उन्हें इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। इसके अलावा एक हमारा मदरसा सिस्टम भी मुल्क में मौजूद है, जिसके अंदर बच्चे मदारिस में तालीम हासिल करते हैं। ज़्यादातर इन बच्चों का ताल्लुक गरीब घरानों से होता है, जो कि स्कूल या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में तालीम देने की ताकत या इस्तात नहीं रखते। इस सिस्टम के अंदर बच्चों को कुरान की तशरीह, हदीस का इल्म, फ़िक़्ह यानी इस्लामिक लॉ की तालीम दी जाती है और इसके साथ साथ फ़िलॉसफ़ी, लॉजिक और कुछ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। मैट्रिकुलेशन और FSC और ऑर्डिनरी एंड एडवांस लेवल के बाद बच्चा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान भर में एडमिशन ले सकता है और अगर वो मास्टर करना चाहे तो वो भी उसी यूनिवर्सिटीज़ में कर सकता है और PhD की भी सहूलत मौजूद है। तो ये था एक बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला इशू है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। उसकी बुनियादी वजह ये कि हम सिर्फ 2% ऑफ आवर GDP एजुकेशन सिस्टम पे स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम किसी भी रूरल एरिया में चले जाएं या भी अपने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं उनका जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ देखें या रिसोर्सेज देखें, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है कि वो इंतहाई पुअर है, जिसमें कोई भी गरीब बच्चा या मिडिल लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा एक अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं रख सकता। इसके बाद हमारा जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और जो टीचर्स हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं वो भी आज के मॉडर्न एजुकेशन से, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टीचिंग मेथड से आगाह नहीं है। उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से हुई भी नहीं हुई कि वो बच्चों की नफ्सियात को समझ सकें और बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों को देनी है और उनके अंदर अर्ज पैदा करने की वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनी एक आदत बना ले। तो ये तमाम चीज़ों में भी हमारी जो एजुकेशन है वो लैग कर रही है। इसके साथ साथ हमारी जो टीचर्स को फैसिलिटीज़ चाहिए पढ़ाने के लिए, यानी कि बोर्ड्स, मार्कर्स, चाक से जिस भी ज़रिए से वो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी हमारे बिल्कुल पुअर क्वालिटी के मुल्क में मौजूद हैं। और इसके अलावा रूरल एरियाज़ में तो बिजली ही नहीं है, पानी ही नहीं है, वाशरूम ही तबाह बर्बाद है, एक क्लास का बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बना हुआ, यही नहीं पता चल रहा कि बैठना किधर है,
पढ़ाने वाला टीचर कहाँ खड़ा होगा, पढ़ाएगा किस तरीके से, बच्चों के पास नोटबुक्स नहीं है, किताबें नहीं है। ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट करता है क्यों पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा पुअर है। पाकिस्तान की एजुकेशन का दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि एक्सेस टू एजुकेशन। आर्टिकल 25-A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि उनको मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करे। और इस बात पर आज तक कितना अमल हो सका है, इस बात का अंदाज़ा हम यूनिसेफ की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक 22.8 मिलियन बच्चे हमारे मुल्क में स्कूल से बाहर हैं और हमारी लिटरेसी रेट तकरीबन 58% है। यानी 22.8 मिलियन बच्चों ने आज तक कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी है। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बच्चे किन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज़ाहिर बात है ये उन गरीब फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा सकते, जिनका ताल्लुक रूरल एरिया से या ऐसे एरियाज ऑफ पाकिस्तान से है जहाँ पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ कुछ देही या रूरल एरियाज के अंदर जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं और बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को दूसरे शहर या दूसरे इलाकों में भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बच्चों को दूर दराज इलाकों में तालीम के लिए भेज सकें। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो स्कूल से फासला, दूसरा बच्चों की सेहत उस तरह नहीं है, और तीसरा हमारे जो गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें भी वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। इसके बाद हमारा मुल्क जो फाइनेंस करता है वो 2% ऑफ द GDP है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। इस वजह से एक्सेस टू एजुकेशन जो है ना, हमारे बहुत से बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल ही नहीं है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक 53% बच्चे पंजाब में आउट ऑफ द स्कूल हैं और 23% सिंध में आउट ऑफ द स्कूल है, जबकि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द स्कूल बच्चे बलूचिस्तान और सिंध में है। तो ये थे कुछ मेजर रीज़न जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन है वो इजीली हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का थर्ड मेजर इशू है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लड़के और लड़कियां सेम लेवल पर एजुकेशन पाकिस्तान में हासिल नहीं कर रहे। इस बात का अंदाज़ा कुछ रिपोर्ट्स के लिहाज से हम लगा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट ऑफ 2022 के मुताबिक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तान 146 कंट्रीज में से 145 नंबर पर है। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2022 के मुताबिक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान 191 कंट्रीज में से 161 नंबर पर मौजूद है। इसी तरह यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की, 22.8 मिलियन चिल्ड्रन स्कूल से बाहर हैं, जिसमें से 60% लड़कियां हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि क्यों हमारे लोग अपनी लड़कियों को स्कूल की एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहे हैं, और आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से लड़कियां लड़कों की निस्बत हमारे मुल्क में तालीम में पीछे रह गई हैं। इसमें से एक रीज़न तो ये है कि वो है अर्ली मैरिजेस, यानी कि हम लड़कियों की शादियाँ जल्दी करवा देते हैं, जिसमें पढ़ाई के दौरान ही उनके बच्चे भी हो जाते हैं और वो बच्चों को भी संभालती है और पढ़ाई भी करती है, जो कि एक उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अब उसने शादी के बाद बच्चों का ख्याल करना है, शोहर की तरफ भी देखना है, तो ये मल्टीपल काम संभालना, पढ़ाई भी करना, इस वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो अपनी तालीम छोड़ने के ऊपर इत्तेफाक कर लेती है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है। थर्ड ये भी एक रीज़न है कि जो हमारी कल्चरल नॉर्म्स है या हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उसकी वजह से भी कभी कभार हम कुछ चीज़ों की तशरीह गलत करते हैं और लड़कियों की तालीम के ऊपर सवाल उठाते हैं, जबकि लड़कियों का भी तालीम हासिल का बुनियादी हक उतना ही है जितना कि लड़कों का है। अगर हम जिस फ़ायदे को नहीं देखते वो ये है कि अगर एक तालीम याफ्ता लड़की शादी करके बच्चों को संभालती है तो एक ऐसी जनरेशन को एजुकेट कर रही है जो कि कल को मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तरक्की की राह में एक अहम रोल प्ले करेंगे, एक सिविलाइज्ड पर्सन बनेंगे इस सोसाइटी के लिए। तो ये तमाम बेनिफिट्स भी वाबस्ता हैं एक औरत की एजुकेशन के साथ, एक लड़की की एजुकेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की, जो कि बच्चों की पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे मुल्क का ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया और प्रॉब्लम है कि हम जेंडर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सके। हमारे मुल्क ने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाता, जबकि इशू इतना बड़ा नहीं है, इसको हल किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का चौथा इशू है स्टैंडर्ड टेस्टिंग, यानी कि हमारे मुल्क में कुछ टेस्टिंग एजेंसीज मौजूद हैं जिनके ज़रिए से हम स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक रोल की वैकेंसी के लिए हम कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं और उनको उस जॉब के ऊपर हायर करते हैं। इन टेस्ट लेने के लिए कुछ एजेंसीज मौजूद हैं, जिनमें से दो तरह की एजेंसी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। एक गवर्नमेंट ओन्ड है, एक प्राइवेट ओन्ड टेस्टिंग एजेंसीज हैं। गवर्नमेंट ओन्ड में जो हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम सुनते हैं वो है जैसे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह कुछ दूसरी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो कि MCQs बेस्ड टेस्ट लेती हैं, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ओपन टेस्टिंग सर्विस और पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस वगैरह। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 27 टेस्टिंग एजेंसीज हैं अदर देन गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज, जो कि प्राइवेटली काम करती हैं।
अब मसला इन टेस्टिंग एजेंसीज़ के साथ क्या है कि ये रट्टा बेस्ड सिस्टम के ऊपर रिलाय करती हैं, यानी कि ये वो एमसीक्यूज़ जो कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में लिखे होते हैं वो उठाती हैं, उसके लिहाज से वो पेपर फॉर्मेट कर देती हैं, जो कि बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल नहीं होता। हाँ, जो गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसीज़ है जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पूरे मुल्क भर के लिए एक फेडरली गवर्नमेंट में जॉब के लिए टेस्ट कंडक्ट करती है, उनके पेपर फिर भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, जो कि इनमें ऐसे राइटिंग, पैसिव राइटिंग और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिहाज बच्चों को टेस्ट किया जाता है और उनको सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस है या ओपन टेस्टिंग सर्विस, ये लोग एक खास रट्टा बेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि एक ही तरह का पेपर बार बार रिपीट करते हैं। जिस बच्चे ने अच्छे से क्रैम किया होता है तो वो उस टेस्ट देकर आगे निकल जाता है। इसका नुकसान क्या होता है कि एक बच्चा भले बहुत ज़्यादा काबिल होगा, फतीन होगा और हर चीज़ बहुत जल्दी मेमोराइज़ कर लेता होगा, लेकिन वो जब फील्ड में आता है इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देखकर उनके रियल लाइफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी कि वो इतना क्रिएटिव नहीं होता या इनोवेटिव थिंकिंग उसकी इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से वो रियल प्रॉब्लम्स को उस वक़्त सॉल्व कर सके और इनोवेटिव थिंकिंग हमारे काम में ला सके और इसके साथ हम नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। तो ये तमाम एबिलिटी उसकी रट्टाबाजी की वजह से ख़त्म हो जाती है। तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक इशू है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का 5वां इशू है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी वो सिंगल नेशनल करिकुलम को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्लास सिस्टम डिफाइन हो चुके हुए हैं। क्लास सिस्टम यानी कि मिडिल क्लास, पुअर क्लास और एलीट क्लास के स्टूडेंट्स, यानी कि पुअर क्लास, मिडिल क्लास और एलीट क्लास की फैमिलीज से बिलोंग करने वाले बच्चे के बच्चों की तालीम तक रसाई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। एलीट क्लास के बच्चों की जो तालीम है वो हाई क्वालिटी है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं और अच्छे तालीमी रिसोर्सेज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसी तरीके से उससे निचले दर्जे पे हैं तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे उससे कम दर्जे की तालीम हासिल करते, कम क्वालिटी की, यानी जो एलीट क्लास के बच्चे से थोड़े से कम क्वालिटी की तालीम हासिल करते हैं, वो ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं। अभी भी हमारे कुछ रूरल एरियाज़ के स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम जो कि अभी तक प्रॉपरली मुकम्मल तौर पे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हुई। इसी तरह हमारे कुछ रूरल और दूर दराज इलाकों में अभी भी स्कूल और कॉलेज की तालीम उर्दू में है। इस वजह से जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी है जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम यानी कि एक तरह का कोर्स डिफाइन नहीं कर चुकी अभी तक, इस वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर क्लास सिस्टम देखने को मिलते हैं। अगर हमारी हुकूमत एक नेशनल करिकुलम पॉलिसी में डाल देती तो उससे ये होता है कि चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा है या अमीर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा है, वह तमाम के तमाम एक ही तरह का करिकुलम यानी कि कोर्स पढ़ेंगे और एक ही तरह का एग्ज़ाम देंगे और सबको एक सेम लेवल के ऊपर असेस भी किया जाएगा, जज भी किया जाएगा और इस तरह उनके पास जो आगे ज़िंदगी में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर जो फ्लॉ है वो ये है कि हमारी जो स्पेंडिंग है एजुकेशन पे वो 2% ऑफ द जीडीपी है, जिसकी वजह से हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। रूरल एरियाज़ में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, मार्कर्स नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं है। इतना कम पैसे लगाने की वजह से हम अपने टीचर्स को उस हाई क्वालिटी ट्रेनिंग तक भी नहीं दे सकते। ये भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी का हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ है कि उनका जो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा लो है, जो कि तकरीबन 4% ऑफ द जीडीपी हो जाना चाहिए था। तो हमने 5 इश्यूज़ देखे जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। पहला था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेकंड एक्सेस टू एजुकेशन, थर्ड जेंडर इनइक्वालिटी, फोर्थ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और 5वां था गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अभी हमने इश्यूज़ तो डिस्कस करे, लेकिन अभी हमारे ज़हनों में ये सवाल होगा कि क्या इन तमाम इश्यूज़ से निकलने का कोई सॉल्यूशन भी मौजूद है? सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को इस बात को समझना है कि ये सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए जाएँ। अगर ये सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट होते हैं तो अब आने वाले वक्त में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि जो हमारा जो एजुकेशनल बजट है या जो हमारा एजुकेशनल स्पेंडिंग है वो हमारी गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि करंटली 2.8% ऑफ द जीडीपी है, जिसको 2.8% से बढ़ाकर 4% ऑफ द जीडीपी करना होगा ताकि हम अपने स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकें। जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रिसोर्सेज हैं, चेयर्स हैं, बोर्ड्स हैं या मार्कर्स हैं या जो भी एजुकेशन इक्विपमेंट है वो बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो अच्छे से की जाए और उनको अच्छे रिसोर्सेज पढ़ाने के लिए दिए जाएँ, चाहे वो टीचर्स रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हो या गवर्नमेंट एरिया से ताल्लुक़ रखते हो। उनकी सैलरीज बढ़ाई जाए और उनको तमाम बेनिफिट्स दिए जाएँ ताकि वो तमाम बेनिफिट या रिसोर्सेज दिए जाएँ जिनसे वो स्टूडेंट्स की अच्छी तरीके से तालीम और तरबियत कर सकें। उन टीचर्स की भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से। थर्ड, हमारी गवर्नमेंट को जिस बात की ज़रूरत है वो ये कि इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। आज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है तो डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट की फील्ड्स
बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हैं। तो इन फील्ड्स में बच्चों को तैयार करने के लिए हमने स्कूल के जो करिकुलम है उसमें मॉडर्न साइंसेस या मॉडर्न एजुकेशन रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ऐड करनी होगी, ताकि बच्चे आज की जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता रहें और उनके इल्म के मुताबिक अपने फ्यूचर के कैरियर डिसाइड कर सकें, क्योंकि हमारे मुल्क को भी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। फोर्थ ये है कि जो हमारी जो पेरेंटल टीच फोर्थ ये हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट करें जिनमें पेरेंट की ट्रेनिंग करवाई जाए, यानी कि उनको बच्चों की तालीम की अहमियत से आगाह करवाया जाए। यानी कुछ रूरल एरियाज़ में अभी भी कुछ वालिदैन का परसेप्शन ये है कि तालीम से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, अगर वो पढ़ना लिखना जान जाएंगे तो उससे कोई उनकी ज़िंदगी फ़र्क नहीं आता, या आगे ज़िंदगी में वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह की जो सोच है उसको भी ब्रेक करने के लिए पेरेंट्स की टीचिंग करनी चाहिए, पेरेंट्स की टीचिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ। इसी के साथ पांचवा ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, यानी कि चाहे रूरल एरियाज़ के गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो सिटीज़ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आला किस्म की देनी पड़ेंगी, ताकि बच्चों की जो तालीमी ज़रूरत है वो अच्छे तरीके से पूरी की जा सके। एक तो तालीम को बहुत ज़्यादा सस्ता बनाना है, और दूसरा उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मॉडर्न टूल्स ऑफ नॉलेज के बारे में जान सकेंगे, मॉडर्न नॉलेज हासिल कर सकेंगे, और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए और एक बड़ी पिक्चर में अपने कंट्री के लिए एक बड़ी पर्सनैलिटी बन के उभर सकेंगे, जो कि मुल्क को माशी तौर पर भी और इक़्तिसादी तौर पर भी फ़ायदा पहुँचाएँगे, और मुल्क एक डेवलपमेंट ट्रैक की तरफ गामज़न हो जाएगा। 6 ये कि हमने अपना नेशनल जो करिकुलम है वो अपडेटेड रखना है, और उसके अंदर कोर्सेज़ इस तरीके से डिफ़ाइन करने हैं कि जो कि आज की लेटेस्ट एजुकेशन के लिहाज से हो, ताकि बच्चे उनको सीख सकें, समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सकें। 7th ये है कि हमने बच्चों की तरबियत स्कूल्स या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके से करनी है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करें, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि स्कूल छोड़ने के बाद या कॉलेज की डिग्री या यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो जाके किताब को एक साइड पर रख दें और बोलें कि अब मुझे ज़िंदगी में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये इस अहमियत से आगाह करना है कि वो पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएँ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहें, ज़िंदगी भर चीज़ें सीखते रहें, नए स्किल सीखते रहें और किताबें पढ़ते रहें। तो ये तमाम चीज़ें भी उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस तरह का नज़रिया पूरी सोसाइटी में फैल जाएगा तो इवेंचुअली हमारे पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा आने वाले वक़्त में फ़ायदा होगा। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके या उनको हल किया जा सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं आने वाले वक़्त में भी इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए मेरी वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी देखें तो शेयर करना मत भूलिएगा।